हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि एडुटेरिया 7500 प्लस एमसीक्यू के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम सेट नंबर 34 पढ़ चुके थे। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 35। इस वीडियो से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं तथ्य बनते हैं हम वही सब इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बनी तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बनी। और साथ ही साथ जो भी हम डिस्कशन कराएंगे उसे भी आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसे एक बार रिवाइज कर सकेंगे। आइए बिना समय लेते हुए सीधे आते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा, एक मिनट। क्या है तो देखिएगा, क्या है तो हेरुका, क्या है हेरुका संबंधित हैं किस धर्म से। तो आप ध्यान से याद रखिएगा, हेरुका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। क्या बोले हैं, हेरुका किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से। इसके अलावा जो है थेरावाद, क्या बोले हैं थेरावाद, थेरावाद किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, थेरावाद हैं। इसके अलावा देखिएगा कैवल्य हैं, क्या कैवल्य किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और ये जो है क्या समेध शिखर, क्या है समेध शिखर। एक प्रश्न और बोलते हैं, देखिएगा समेध शिखर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैन तीर्थ स्थल के लिए। समेध शिखर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैन तीर्थ स्थल के लिए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और इसके अलावा जो बोलेंगे ताबो मठ, क्या बोले हैं ताबो मठ। ताबो मठ कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में। ताबो मठ कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा है थिकेस मठ, क्या बोले हैं थिकसे मठ, थिकसे मठ कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा लद्दाख में। थिकसे मठ कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में। और उसके अलावा जो है रुकमेक, क्या तो रुककेट रोमकेट मठ जो है रोमकेट मठ, क्या बोले हैं रोमकेट मठ कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, पहला का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो देखिएगा दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला होगा 4, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 1। पहला जो होगा धौलावीरा, उसके बाद होगा कालीबंगा, उसके बाद होगा हड़प्पा, उसके बाद होगा मांडा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी। अब देखिएगा कालीबंगा जो है, कालीबंगा किस राज्य में, तो राजस्थान में है। कालीबंगा किस राज्य में, तो राजस्थान में है। और किस नदी पर है, तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर है। कहाँ, तो घग्गर नदी पर है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो धौलावीरा जो है गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके जो अलावा है हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिएगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उत्तर, दक्षिण और पश्चिम पूर्व के बारे में हम थोड़ी से जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तब पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता, क्या बोले हैं हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में क्या है, तो याद रखिएगा यो जो है उत्तर में मांडा है। क्या है, तो उत्तर में क्या है, तो मांडा है। और ये कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। लेकिन पूछेंगे पश्चिम में, क्या बोले हैं पश्चिम में क्या है, तो सुतको गेंडोर है, सुतको गेंडोर है। और सुतको गेंडोर जो पड़ता है बलूचिस्तान में पड़ता है। सुतको गेंडोर कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान में पड़ता है। अब पूर्व में क्या बोले हैं, पूर्व में जो है आलमगीरपुर है। पूर्व में क्या है, तो आलमगीरपुर है। पूर्व में क्या है, तो आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ, तो यूपी में पड़ता है। और एक आता है
दक्षिण, क्या तो दक्षिण, दक्षिण में है दाइमाबाद, दक्षिण में क्या है तो दाइमाबाद। और दाइमाबाद जो है किस राज्य में पड़ता है तो महाराष्ट्र में पड़ता है। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है तो महाराष्ट्र में। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम बोल रहे हैं बस आप उसे ध्यानपूर्वक सुनकर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि अगर ये सभी प्रश्न एग्जाम में बने तो यहाँ से छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तो देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है तो नंद शासक के आदेशों से कहाँ एक नहर खोदी गई, कहाँ एक नहर खोदी गई, किस शासक से तो नंद शासक से। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा कलिंग, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कलिंग, देखिएगा उसके बाद क्या है तो अंग किसकी राजधानी था तो अंग जो था चंपा की राजधानी था। चंपा की राजधानी कहाँ पड़ता था तो अंग पड़ता था। आप इसे ध्यान से, जबकि मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रिज था। मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रिज था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम पूछेंगे कलिंग पर, क्या बोले हैं कलिंग पर नंद से पहले कौन वंश शासन क्या है। कलिंग पर नंद से पहले कौन सा वंश शासन क्या है। तो देखिएगा नंद कलिंग, क्या बोले हैं कलिंग पर सबसे पहले नंद वंश ने शासन की थी, नंद वंश ने। और उसके बाद नंद के बाद जो किया था मौर्य किया था। कौन तो मौर्य किया था। तो याद रखिएगा कलिंग पर सबसे शासन करने वाले नंद वंश थे। नंद वंश के बाद कौन थे मौर्य वंश थे। कौन थे मौर्य वंश थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा मगध पर क्या बोले हैं, मगध पर जो शासन किया था, मगध पर जो शासन किया था शिशुनाग था। मगध पर शासन किसने किया तो शिशुनाग था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और यहीं पर पूछेंगे नंद वंश के संस्थापक कौन है। नंद वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं तो नंद वंश के संस्थापक जो है महापद्म नंद हैं। आप सभी जानते हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन है तो महापद्म नंद हैं। और नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक कौन है तो घनानंद है। कौन है तो घनानंद है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है तो देखिएगा भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किस विवरण से मिलता है, किस विवरण से मिलता है। तो याद रखिएगा एरियन से। किससे तो एरियन से मिलता है। दोबारा पढ़ते हैं भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है या किससे विवरण तो एरियन के विवरण से, एरियन के विवरण से। अब देखिएगा इसी में देखिएगा क्या है तो एक था एस्ट्रोबो, क्या तो एक एस्ट्रोबो था जो जियोग्राफिका के लेखक था। जियोग्राफिका के लेखक कौन था तो एस्ट्रेबो थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मेगास्थनीज के एक प्रसिद्ध पुस्तक थे इंडिका। मेगास्थनीज के एक प्रसिद्ध पुस्तक थे इंडिका। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो थे देखिएगा अब वर्तमान भूगोल का जनक, लेकिन इसी में पूछ देंगे वर्तमान भूगोल का जनक कौन है। तो वर्तमान भूगोल का जनक आप बताइए कमेंट में कि कौन है। हम कहीं कहीं वीडियो में आपसे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि आप भी उसका जवाब दे सकें। लेकिन यही पूछेंगे कि इंडिका पुस्तक में क्या बोले हैं। इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने समाज को या वर्ग को कितने भागों में बांटा है तो 7 भागों में। कितने भागों में तो 7 भागों में बांटा है। आप इसे ध्यान से याद रखिए था। और मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था जो एक राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था राजदूत था। किसके तो मेगास्थनीज किसके राजदूत था। आप भी इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आप ये सभी जानते हैं कि मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था और किसके राजदूत था। इसका जवाब आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 5वां देखिएगा क्या है तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो याद रखिएगा गाजी मलिक बना था। कौन तो गाजी मलिक बना था। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी क्या बोले हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने भूराजस्व के दर
अलाउद्दीन खिलजी जो था अपने भूराजस्व का दर कितना रखा था? तो 1/2 रखा था, 1/2 रखा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और जाफर का क्या बोले हैं? जाफर का खां जो था अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। तो पूछेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? तो जाफर खां थे। कौन थे? जाफर खां थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अरे के मलिक काफूर है, मलिक काफूर हैं। मलिक काफूर जो थे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजा था। तब पूछेंगे अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत विजय के लिए किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था। जो भी हम बोलते जा रहे हैं बस आप उसे ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। हम ये सभी बीच बीच में बोलते इसलिए जा रहे हैं कि आप भूल भी सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो छठा क्वेश्चन नंबर देखिएगा। छठा क्या है? तो देखिएगा अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रथम यात्रा की थी? तो याद रखिएगा वता सिराज। किसके? तो वता सिराज। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे, एक मिनट देखिएगा, पूछेंगे प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम बोलिएगा। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट प्रथम है प्रतिहार वंश के संस्थापक। लेकिन पूछेंगे कि वता सिराज वे सबसे पहले यात्री थे। लेकिन यहीं पर पूछेंगे वारनियर जो था, वारनियर देखिएगा, वारनियर जो था क्या बोले हैं? वारनियर औरंगजेब के काल में आया था, औरंगजेब के काल में आया था। लेकिन पूछेंगे वारनियर कहाँ के निवासी था? वारनियर कहाँ के निवासी था? तो फ्रांस के निवासी थे। वारनियर कहाँ के निवासी थे? फ्रांस की। वारनियर किसके शासनकाल में आया था? औरंगजेब की। एक व्यक्ति क्या तो मनुची, क्या थे? मनुची देखिएगा क्या बोले हैं? मनुची। एक है मनुची जो इटली के थे। कहाँ? तो इटली के थे। ये भी औरंगजेब के शासनकाल में ही आए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? देखिएगा किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है। तो चौरा चौरी कांड आप जानते हैं कि कब हुआ है? तो 5 फरवरी क्या बोले हैं? 5 फरवरी 1922 को हुआ है, 5 फरवरी 1922 को हुआ है। और चौरा चौरी नामक स्थान कहाँ है? तो चौरा चौरी नामक स्थान आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है? खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ है 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है? तो 1918 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसका जो सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा लेकिन आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? तो वर्ष 1917 में। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ है। आप राजकोट विद्रोह क्या बोले हैं? राजकोट सत्याग्रह और नागपुर सत्याग्रह कब हुआ है? इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। राजकोट विद्रोह या राजकोट सत्याग्रह या नागपुर सत्याग्रह कब हुआ है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देकर और डेट सहित बताइएगा। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो देखिएगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 क्या है? तो बेल्लौर विद्रोह किसके समय में हुआ है? बेल्लौर विद्रोह किसके समय में हुआ है? तो याद रखिएगा बेल्लौर विद्रोह जो हुआ था सर जॉर्ज वार्लो के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे सर जॉर्ज वार्लो का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1805 से क्या बोले हैं? 1805 से 1807 तक था। 1805 से 1807 तक था क्या सर जॉर्ज वार्लो का कार्यकाल। लेकिन यह पूछेंगे लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1899 से 1905 तक। 1899 से 1905 तक कार्यकाल किसका रहा है? तो लॉर्ड कर्जन का रहा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
और एक है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल है 1836 से क्या बोले हैं 1836 से 1842 तक रहा है। 1836 से 1842 तक रहा है। अब बेल्लौर विद्रोह जो हुआ था भारत के कर्नाटक में हुआ था, भारत राज्य के तमिलनाडु में, सॉरी क्या बोले हैं तमिलनाडु में। बेल्लौर विद्रोह कहाँ हुआ तो तमिलनाडु में हुआ था। बेल्लौर विद्रोह कहाँ हुआ तो तमिलनाडु में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम बोलते चलते हैं बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। तो इसका जो होगा देखिएगा, पहला जो होगा, पहला है शिव किला। क्या तो पहला जो है शिव किला दर्रा है। उसके बाद जो होगा लिपुलेख दर्रा है। उसके बाद क्या तो लिपुलेख दर्रा है। उसके बाद पड़ता है नाथुला दर्रा। क्या तो नाथुला दर्रा। उसके बाद पड़ता है बोमडिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा क्या बोला है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइएगा। तो पश्चिम आप जानते हैं कि किस तरफ है, इस तरफ है। अब पश्चिम से हमें पूर्व की ओर आना है। तो देखिएगा 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या बोले हैं देखिएगा, पहला जो होगा शिव किला दर्रा। क्या बोले तो यहाँ पर नहीं होगा, क्या बोले हैं पहला जो होगा शिव किला दर्रा। पश्चिम से हम पूर्व की ओर आ रहे हैं, शिव किला दर्रा होगा पहला, शिव किला दर्रा। उसके बाद जो होगा लिपुलेख दर्रा होगा। क्या तो लिपुलेख दर्रा। उसके बाद होगा नाथुला दर्रा। क्या बोले हैं नाथुला दर्रा। उसके बाद जो होगा बोमडिला दर्रा होगा, बोमडिला दर्रा होगा। ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बोलेगा तो आप जो है इस तरह से इसे घुमा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछेगा अगर शिव किला दर्रा भारत के किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में है। शिव किला दर्रा भारत के किस राज्य में तो हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा भी कहाँ तो हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ तो उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ तो सिक्किम में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा क्या है, एक तरफ है पर्वतीय समीर और एक तरफ है मरुस्थलीय, अर्थात पर्वतीय समीर जो है कौन से मरुस्थल में चलते हैं। क्या तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा क्या है। तो इसका जो पहला आंसर हो देखिएगा पर्वत समीर। क्या बोले हैं पर्वत समीर जो होगा काइटबेटिक होगा, काइटाबेटिक। अब एक का बी होगा। उसके बाद होगा चिनकू पवन। क्या बोले हैं चिनकू पवन जो होगा अष्टनो ईटर है, अष्टनो ईटर है। उसके बाद है सीमुम जो है। क्या बोले हैं सीमुम जो है एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल है, एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल है। उसके बाद है सिरोक सहारा मरुस्थल है। सिरोक जो है सहारा मरुस्थल है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल को रक्त वर्षा भी कहते हैं, रक्त वर्षा कहते हैं। सहारा मरुस्थल को क्या कहते तो रक्त वर्षा भी कहते हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है देखिएगा, इसके अलावा बताते हैं देखिएगा पैम्पीरो। देखिएगा हम लिखते हैं क्या बोले हैं पैम्पीरो जो है पैम्पीरो कहाँ से संबंधित हो अर्जेंटीना से। कहाँ तो अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना से। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। पैम्पीरो हवा कहाँ चलता है तो अर्जेंटीना में चलता है। इसके अलावा है फॉर्न हवा। क्या बोले हैं फॉर्न हवा कहाँ चलता है, फॉर्न हवा कहाँ चलता है तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में फॉर्न हवा कहाँ चलता है तो स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा है हरमन। क्या बोले हैं हरमन, एक है हरमन जो है सहारा मरुस्थल में चलता है। हरमन जो है सहारा मरुस्थल में चलता है। हरमन कहाँ तो सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। सहारा मरुस्थल को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है क्या है, एक मिनट देखिएगा, पोनेटिन। क्या पोनेटिन हवा जो है फ्रांस में चलता है। पोनेटिन हवा कहाँ चलता है तो फ्रांस में चलता है। एक है हम्बूब। क्या हम्बूब हवा क्या है, एक है हम्बूब हवा जो सूडान में चलता है। कहाँ तो सूडान में चलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है
क्या तो नार्देन, क्या तो नार्देन हवा, क्या तो नार्देन जो है यूएस में चलता है। नार्देन कहाँ चलता है तो यूएस अर्थात अमेरिका में चलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम नोट कर रहे हैं या आपको जो हम डिस्कशन करवा रहे हैं आप उसे अपनी कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है तो देखिएगा ओजार्क पठार कहाँ है। ओजार्क पठार कहाँ है तो याद रखिएगा यूएस में है, अमेरिका में। ओजार्क पठार कहाँ पड़ता है तो अमेरिका में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है मेस्टा का पठार, क्या बोले हैं मेस्टा। देखिएगा मेस्टा का पठार क्या बोले हैं मेस्टा। मेस्टा का पठार कहाँ पड़ता है तो मेस्टा का जो पठार पड़ता है स्पेन में पड़ता है। कहाँ तो स्पेन में। मेस्टा का पठार कहाँ है तो स्पेन में। एक है क्या अनंत लियो अंताटोलियो का पठार। एक मिनट देखिएगा क्या बोले हैं अंताटोलियो का पठार। अंताटोलिया का जो पठार है तुर्की में। कहाँ तो अंताटोलिया का जो पठार है कहाँ पड़ता है तो तुर्की में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अंताटोलिया का पठार कहाँ पड़ता है तो तुर्की में पड़ता है। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 12वां। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12वां क्या है तो निम्न में कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती हैं। कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती हैं तो देखिएगा ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति जो है एस्किमो, क्या तो एस्किमो है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और बुशमैन जो हैं कालाहारी मरुस्थल कहाँ निवास करते हैं तो कालाहारी मरुस्थल जो है बुशमैन में ही निवास करते हैं। माओरी जनजाति, क्या बोले हैं माओरी जनजाति कहाँ निवास करते हैं तो न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। जबकि एक है निपनीज जनजाति जो है जापान में। निपनीज जनजाति, क्या बोले हैं निपनीज जनजाति कहाँ निवास करते हैं तो जापान में निवास करते हैं। निपनीज जनजाति कहाँ तो जापान में निवास करती हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या है तो 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है तो डॉल्फिन कटक किस महासागर में है। डॉल्फिन कटक जो है किस महासागर में है तो याद रखिएगा क्या तो आर्कटिक महासागर में है। डॉल्फिन कटक जो है किस महासागर में है तो आर्कटिक महासागर में है। डॉल्फिन कटक आर्कटिक महासागर में है। लेकिन पूछेंगे सूडाग्रत कहाँ पड़ता है तो हिंद महासागर में। सूडाग्रत कहाँ पड़ता है तो हिंद महासागर में पड़ता है। एक है मेरियाना ग्रत, क्या बोले हैं एक है मेरियाना ग्रत कहाँ पड़ता है तो मेरियाना ग्रत जो पड़ता है प्रशांत महासागर में पड़ता है। मेरियाना ग्रत कहाँ पड़ता है तो प्रशांत महासागर में। और एक है प्लेटो रिको ग्रत कहाँ तो प्लेटो रिको ग्रत जो पड़ता है अटलांटिक महासागर में। प्लेटो रिको ग्रत कहाँ पड़ता है तो अटलांटिक महासागर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा अफ्रीका में, क्या बोले हैं अफ्रीका में एटलस पर्वत विस्तार किस क्षेत्र में होता है। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में होता है तो याद रखिएगा उत्तरी पश्चिमी में जो है एटलस पर्वत का विस्तार है। रॉकी पर्वत आप जानते हैं रॉकी पर्वत कहाँ है तो उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत कहाँ है तो उत्तरी अमेरिका में हो। रॉकी पर्वत कहाँ पड़ता है तो उत्तरी अमेरिका में है। सबसे ऊंची चोटी, क्या बोले हैं सबसे ऊंची चोटी एटलस पर्वत का। अब यहाँ से अगर पूछ दे कि एटलस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है। एटलस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्या होगा था टुबलक है। क्या तो टुबलक होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15वां। क्वेश्चन नंबर 15वां में क्या है तो देखिएगा जापान, क्या तो जापान प्रायद्वीपीय तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास क्या है तो इसका जो होगा एलिफेंटा पास यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा एलिफेंटा पास है। अगर लेकिन पूछ दे कि 10 डिग्री चैनल, क्या बोले हैं
एक देखिएगा भारत और म्यांमार, क्या बोले हैं भारत म्यांमार, भारत और म्यांमार को जो है, भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है, या भारत म्यांमार के बीच जो है कौन सा द्वीप है, कौन सा द्वीप है, तो कोको, क्या बोले हैं कोको द्वीप है, कोको द्वीप है। तो पूछेंगे कोको द्वीप जो है किस दो देश के बीच है, कोको द्वीप जो है किस दो देश के बीच है, तो भारत और म्यांमार के बीच है, भारत और म्यांमार के। लेकिन कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है, कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, तो म्यांमार का अधिकार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पर पूछेंगे, एक मिनट देखिएगा, लेकिन अगर यहीं पर हम पूछेंगे कि 10 डिग्री, क्या बोले हैं 10 डिग्री किसके है, तो अंडमान और निकोबार के बीच है, 10 डिग्री जो है अंडमान प्लस निकोबार के बीच। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा कि तो अलाबर्ट पास, अलाबर्ट पास जो है कनाडा में है, अलाबर्ट पास जो है कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में, अलाबर्ट पास कहाँ, तो कनाडा में। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है देखिएगा क्या, तो दक्कन पास किसके हैं, दक्कन पास किसके बीच हैं, तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और छोटा अंडमान, क्या बोले हैं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच है, दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच है कौन, तो दक्कन पास। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, एक मिनट देखिएगा, थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा क्या, तो देखिएगा एक मिनट, क्या देखिएगा, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए, अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा, याद रखिएगा, सभी सदस्य स्थापन अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन इसी में पूछेंगे राज्य निर्वाचन, क्या बोले हैं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 243 के में है, 243 के में है। राज्य वित्त आयोग, क्या बोले हैं राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 243 के ए में है, 243 के ए में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 17वां, क्वेश्चन नंबर 17वां देखिएगा क्या है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकपाल से आयोग ठहराया गया था, लोकपाल से आयोग ठहराया गया था। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 102 के 1 क्लॉज ई, अनुच्छेद 102 201 के 200 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकपाल में आयोग ठहराया गया था, तो अनुच्छेद 102 के ए क्लॉज ई के तहत, क्लॉज ई के तहत ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो देखिएगा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जर्मनी से भारत ने क्या ग्रहण किया है, तो आपातकाल, आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से। आप जानते हैं कि आपात उपबंध 3 होते हैं, एक होता है 352, एक होता है 356 और एक होता है 360। 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, और 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, और 352 में है क्या, तो आपातकाल का उल्लेख है, आपातकाल का उल्लेख है। वित्तीय आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल जो है अभी एक बार भी नहीं लगा था, तो शून्य है। और राष्ट्रपति शासन जो है अनेकों बार लगा है, राष्ट्रपति शासन अनेकों बार लगा है। और क्या, तो आपातकाल कुल कितने बार लगा है, तो 3 बार लगा है, कितने, तो 3 बार लगा है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। और फ्रांस से क्या बोले हैं, फ्रांस से स्वतंत्रता बंधुत्व, क्या बोले हैं स्वतंत्रता बंधुत्व, एक है समानता, ये सभी कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। एक है आयरलैंड, आयरलैंड से आप जानते हैं कि क्या लिया गया है, तो
डीपीएसपी, क्या बोले हैं, डीपीएसपी, जिसे आप राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आयरलैंड से राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया भी लिया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से, और डीपीएसपी भी आयरलैंड से, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। अनुच्छेद देखिएगा 19, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 जो है, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो आप ध्यान से याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। क्या बोले हैं, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय हम किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 32। लेकिन उच्च न्यायालय पूछेंगे, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत हम जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 226। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट, अर्थात हाई कोर्ट हम 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट हम 32 के तहत हम जा सकते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो भारतीय नागरिकता, क्या बोले हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता था, कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता था, तो 5 आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। आप ध्यान से याद रखिएगा। भाग 3 में जो है नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में क्या है, तो नागरिकता का उल्लेख है, आप जानते हैं। और इसके अलावा है भाग 2 में, क्या बोले हैं, भाग 2 में जो है, 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट, भाग 3 में क्या बोले हैं, भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में जो होगा राज्य के मौलिक अधिकार है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब बताइएगा कि भाग 4 में क्या है। भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 4 में क्या है, तो डीपीएसपी है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अब मौलिक अधिकार आप जानते हैं अनुच्छेद कितना, 12 से 35, जबकि डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, और नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हमें प्रश्न क्या बोला है, तो कितने आधार पर, तो 5 आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। आगे क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 21 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या है, तो श्रम संघ एवं फौजदारी की सूची में का विषय है। श्रम संघ, क्या बोले हैं, श्रम संघ एवं फौजदारी की सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा जो है शिक्षा, क्या बोले हैं, शिक्षा और वन, क्या बोले हैं, शिक्षा और वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है। और एक है बीमा, क्या बोले हैं, बीमा और बैंकिंग, बीमा और बैंकिंग, यह जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। और पुलिस, क्या बोले हैं, पुलिस या कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है, पुलिस या कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो देखिएगा द लिटिल वायलेंस, द लिटिल वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो गैलीलियो गैलीली द लिटिल वायलेंस पुस्तक के लेखक हैं। जबकि पूछेंगे क्या प्रिंसिपिया, क्या बोले, प्रिंसिपिया के लेखक कौन है, प्रिंसिपिया के लेखक कौन है, तो न्यूटन है, प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना, क्वेश्चन नंबर 23, द्रवों में चुंबक का कारण निम्न में से किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। यह जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन की वर्तुली के कारण, इलेक्ट्रॉन की वर्तुली के कारण हो सकता है। देखिएगा यह जो है इसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर इसका हम पूछेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किसने किया है,
तो आप इसका जवाब बता सकते हैं। देखिएगा जैसे हम पूछते हैं, 1 मिनट देखिएगा, देखिएगा 1 मिनट थोड़ा सा। देखिए क्या बोले हैं, अगर पूछेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज, क्या बोले हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज क्या है, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो खोज क्या है जे थॉमसन ने किया है, जे थॉमसन ने किया है। जबकि न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। जबकि प्रोटॉन का खोज गोल्ड अस्टीन ने की थी, प्रोटॉन का खोज गोल्ड अस्टीन ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम अगर इसी में कुछ अन्य खोजकर्ता पूछ दे, जैसे देखिएगा पीएच, क्या बोले हैं, पीएच स्केल का खोज किसने किया है, तो सारेनसन ने किया था, सारेनसन ने। पीएच स्केल का खोज सारेनसन ने किया था, सारेनसन ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक का खोज किसने किया है, परमाणु क्रमांक का खोज किसने किया है, तो याद रखिएगा मोसले ने किया था, मोसले ने। परमाणु क्रमांक का खोज किसने किया है, तो मोसले ने किया है। इसके अलावा पूछेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्या बोले हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो खोज किया है डेवी ने किया था, किसने, तो डेवी ने किया था। इसके अलावा पूछेंगे अगर नाभिक का खोज किसने किया है, नाभिक का खोज किसने किया है, तो रदरफोर्ड ने किया है। नाभिक का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। पोलोनियम का खोज किसने किया, तो पोलोनियम का खोज जो किया था मैडम क्यूरी ने किया था। पोलोनियम का खोज किसने किया, तो मैडम क्यूरी ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया है, परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया है, तो याद रखिएगा जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया, तो जॉन डाल्टन ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, तो आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो इसका होगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 24। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो 24। देखिएगा निम्न में से, क्या बोल रहा है, निम्न में से, देखिएगा 1 मिनट, क्या, तो निम्न में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा क्या, तो अंशरक्षी बल का उदाहरण है, अंशरक्षी बल का उदाहरण है। तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, घर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए होगा घर्षण बल। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। घर्षण के विरोध किया गया कार्य को ऋणात्मक कहते हैं, क्या बोले हैं, घर्षण के विरोध किए गए कार्य को ऋणात्मक कहते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, तो देखिएगा भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल लाल विद्युत तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है, विभवांतर कितना होता है, तो याद रखिएगा 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेंगे घरेलू विद्युत आपूर्ति का आवर्ती, घरेलू क्या बोले हैं, 1 मिनट, घरेलू क्या बोले हैं, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितना होता है, तो 50, क्या बोले हैं, 50-42 होता है, 50-42 वोल्ट होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, तो निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, किस तत्व में जो है न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, तो ऑक्सीजन में, क्या बोले हैं, ऑक्सीजन में जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे बोरोन का परमाणु क्रमांक, 1 मिनट देखिएगा थोड़ा सा, क्या, तो इसमें है बोरोन, नाइट्रोजन, क्या है, बोरोन और नाइट्रोजन। तो देखिएगा बोरोन की जो संयोजकता होगा, इसका जो होगा क्या हो, तो देखिएगा परमाणु क्रमांक या परमाणु भार, देखिएगा बोरोन का परमाणु भार, बोरोन का जो परमाणु भार होगा 11.5 होगा। बोरोन का परमाणु भार कितना, 11.5। जबकि क्रमांक अगर पूछेंगे तो 6 होगा, क्रमांक कितना होगा, तो 6 होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो 7 है।
आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब बेरेलियम का क्या बोले हैं, बेरेलियम का जो होगा इसका 5, कितना होगा तो 5, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 27, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, थोड़ा सा हम और ऊपर कर देते हैं। देखिएगा, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, पीएच के लिए कौन सा सही होगा। तो याद रखिएगा, नींबू का रस, कॉफ़ी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब पीएच की खोज किसने की थी, तो सारेनसन ने की थी। पीएच स्केल की खोज अभी जस्ट बताए हैं कि सारेनसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है तो क्लोरीन अणुओं के बीच, क्या बोले हैं, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है, कैसा सहसंयोजक बंधन होता है। तो एकल सहसंयोजक बंधन होता है, एकल सहसंयोजक बंधन होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्या तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी होती हैं, तो 18 और 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते तो 18 वर्ग होते हैं, और आवर्तों की संख्या कितनी होती है तो 7 होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 होती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मेंडलीफ का आवर्त सारणी द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो है द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि मोसले का जो आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मोसले का आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है तो देखिएगा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्या तो उपास्थि की कोशिका को क्या कहते हैं, उपास्थि की कोशिकाओं को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा कंड्रोसाइटस, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए, क्या तो लिम्फोसाइट में WBC होता है, लिम्फोसाइट में WBC रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, क्या है तो कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है, कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर के संरक्षण का कार्य करता है। शरीर में वसा कहाँ जमता है, तो क्या तो एडिपोज ऊतक में। शरीर में वसा का जमाव कहाँ होता है, तो एडिपोज ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। 32 का जो होगा, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मोकुलन द्वारा होता है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मोकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्वेश्चन नंबर क्या होगा तो 33 देखिएगा, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का देखिएगा, इनका क्या तो पर्यवेक्षण तथा विनिमय राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्ड द्वारा किया जाता है, गलत है। क्या तो इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी द्वारा करता है, ये सही है, ये क्या तो सही है। आगे देखिएगा, क्या तो 1966 में एक संशोधन के माध्यम से इन्हें बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 34, समान मौद्रिक के आधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित
करेगा? तो याद रखिएगा 34 का जो होगा वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिएगा क्या है, तो यह जो है क्या तो कोजनेट उल्टा यू का वर्ग परकलन है। कोजनेट जो है उल्टा यू का वर्ग परकलन है, 2 का बी है। क्या तो नार्किस जो है संतुलित वृद्धि का सिद्धांत है, संतुलित वृद्धि का सिद्धांत है। 4 का क्या तो सी है, 4 का सी है। क्या तो बेलिस्टन का क्रांति न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है, क्रांति न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है। क्या तो सुपीटर नवीनतम एवं उद्यमशीलता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 जो है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, तो क्षैतिज मांग वर्ग कैसा करता है? क्षैतिज मांग जो है वर्ग कैसा करता है? तो पूर्ण लोचदार, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो 38 देखिएगा क्या है, क्या तो न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है, तो अमात्य सेन द्वारा 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में से कौन सा स्वतंत्रता नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? सांस्कृतिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अमात्य सेन को नोबेल पुरस्कार, अमात्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वर्ष 1998 में मिला था, वर्ष 1998 में किस पुस्तक पर? तो अर्थशास्त्र पुस्तक पर अमात्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब याद रखिएगा भारत रत्न सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए, भारत रत्न सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए अमात्य सेन को कब दिया गया था? भारत रत्न, क्या बोले हैं? भारत रत्न अमात्य सेन को सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए कब दिया गया था? तो 1999 में 98 में जो मिला था नोबेल पुरस्कार मिला था, और 99 में जो मिला था भारत रत्न मिला था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके मध्यस्थता के कारण ताशकंद समझौता संपन्न हुआ? ताशकंद समझौता संपन्न हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन के द्वारा, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन के द्वारा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट देखिएगा, इसमें जो है कोसिगिन के द्वारा, लेकिन इसी में एक प्रश्न पूछता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुआ? तो 1966 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41, हर हमेशा आप जानते हैं कि 2011 जनगणना से एक प्रश्न हर एग्जाम में रहता है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किन राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र जो है, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र भी उत्तरी प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिएगा, अंतः समुद्री केनियन के उद्यम पर अविवेलता धारा सिद्धांत का प्रतिपादक विद्वान कौन है? तो याद रखिएगा डायली है क्या, तो लाइडी है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 क्या है, तो भारत की नारनी जाति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं?
लंबा कद लंबा चेहरा। भारत के नार्डिक जाति के पास कौन सी विशेषता होती है? लंबा कद और लंबा चेहरा होता है। लंबा कद और लंबा चेहरा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति। क्या बोले हैं? फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में मान्यता दी गई है? मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा 1981 से 1990। 1981 से 1990 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। वैश्विक उष्मन के कहते हैं फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ी रही हैं? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 47। 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? तो देखिएगा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1972 में। 1972 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखिएगा। 1 मिनट। राष्ट्रीय बागवानी बोलें देखिएगा 47 का क्या हो जाता है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में। वर्ष 1984 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। क्वेश्चन नंबर 48 एनजीटी निम्नलिखित में से किस एक कानून के तहत नागरिक मौलिक सुनवाई नहीं कर सकता है? नागरिक मौलिक सुनवाई नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो होगा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके प्रतिपादक हैं? हॉट स्पॉट की अवधारणा क्या बोले हैं? हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके प्रतिपादक हैं? तो नॉर्मन मायस। नॉर्मन मायस ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। निम्नलिखित में से अरविंद घोष की कौन सी कृति नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो होगा सातवाहन वंश से संबंधित। हम इसमें सातवाहन वंश पूरा डिटेल से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो भी प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना होते हैं हम वही सभी करवाएंगे। देखिएगा जिसमें से पहला सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। कब? तो 60 ईसा पूर्व में। 60 ईसा पूर्व में। सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो प्रतिष्ठान। आगे हैं सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं क्या तो गुणाढ़ थे। हाल ने गथा सप्तती या गथा सताई तथा गुढ़ई ने बृहद कोश नामक पुस्तक की रचना की है। आप ये अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे देखिएगा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन ने की थी। मैंने ब्राह्मणों की भूमि दान की प्रथा किसने शुरू की? तो सातवाहन ने शुरू की थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। राजकीय भाषा प्राकृतिक, जबकि लिपि पूछेंगे तो ब्राह्मणी लिपि थी। इसी में है सातवाहन शासक की महत्वपूर्ण स्थापत्य कीर्ति कार्ले का चैत्य एवं अमरावती कला का विकास है। सातवाहन शासक की महत्वपूर्ण स्थापित कीर्ति कार्ले का चैत्य अमरावती का विकास है। आगे देखिएगा सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर मछली क्या बोले हैं? मछली, शंख, जहाज। यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर मछली, शंख, जहाज का चित्र को देखने को मिलता है। सातवाहन वंश का अंतिम राजा के तो विजया सतकर्णी थे। विजया सतकर्णी थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरे को भी लाभ हो सकते। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।